हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना अगला लेसन, चैप्टर नंबर 3, स्थिर विद्युत विभव यानी वोल्टेज क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। देखिए, आप लोगों को याद हो तो हमने पहले लेसन के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था विद्युत क्षेत्र। क्या पढ़ा था? विद्युत क्षेत्र। और फिर मैंने वहां पर आपको बताया था, देखना एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। वहां पर हमने देखा था कि कोई भी जो आवेश है, उस आवेश को कहीं भी किसी भी स्थान पे रखेंगे तो वो अपने चारों ओर अपना एक प्रभाव क्षेत्र बनाएगा, और उस प्रभाव क्षेत्र को हमने नाम दिया था विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने देखा था कि ये जो विद्युत क्षेत्र है, इसको हम 3 प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र को कितने प्रकार से डिनोट कर सकते हैं? 3। नंबर 1, विद्युत क्षेत्र की कौन सा रूप था इसका? वेक्टर फॉर्म यानी सदिश रूप। ठीक है। दूसरा इसका रूप था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी इसका मतलब है ग्राफीय निरूपण। ठीक है। और तीसरा इसका जो रूप था उसे हमने कहा था स्केलर फॉर्म यानी अदिश रूप। जो वेक्टर फॉर्म था यानी सदिश रूप था, उसे हमने कहा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हमने पढ़ा है पहले लेसन में, सदिश ई। सदिश ई बराबर हमने पढ़ा था वेक्टर एफ बटा क्यू नॉट। ठीक है। दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफीय निरूपण, इसे हमने कहा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसे हमने क्या कहा? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब बचा इसका तीसरा रूप, स्केलर फॉर्म यानी अदिश रूप, और इसका नाम था विद्युत विभव। इसका नाम था विद्युत विभव, और इसे डिनोट करते हैं किससे? V से। तो ये जो विद्युत विभव है, इसके बारे में अब हमें पूरा कंप्लीट डिटेल में इस थर्ड लेसन के अंदर पढ़ना है। ठीक है। तो एक बात तो हमें यहां से ये पता चली कि विद्युत क्षेत्र है, उसी का अदिश रूप क्या कहलाता है? विद्युत विभव। विद्युत क्षेत्र का ही अदिश रूप क्या कहलाता है? विद्युत विभव। सवाल नंबर 1 देखते जाना, समझते जाना, बिल्कुल आसान। इस चैप्टर को यदि स्टार्टिंग में बेसिक जो इसकी बातें हैं वो अगर आपने समझ ली हैं, तो इस चैप्टर में आगे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि स्टार्टिंग के अंदर अगर आपने ये समझ लिया कि वोल्टेज क्या होता है, तो पूरे लेसन के अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है समझने लायक। ठीक है। इसलिए जो कोई दमखम लगाना है वो आज की क्लास में लगाना है, और अच्छे से लगाना है, ढंग से समझना है इस बात को। ठीक है। तो देखो मेरे पास क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं, मैं उन रिजल्ट्स को साइड में लिखते हुए चल रहा हूं। पहला रिजल्ट हमें क्या मिला कि विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का ही एक रूप हो गया विद्युत विभव, और वो भी कौन सा रूप हो गया? अदिश रूप। तो नंबर 1 पॉइंट, पहला पॉइंट हमें मिला। पहला क्या पॉइंट मिला? कि विद्युत क्षेत्र का अदिश रूप, विद्युत क्षेत्र का अदिश रूप, अदिश रूप विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है, या लिख सकते हैं विद्युत विभव के रूप में, विद्युत विभव के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। पहली बात होगी। दूसरी बात, नंबर 2 सवाल उठा यहां पर कि जब हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया है तो विद्युत विभव क्यों पढ़ रहे हैं? इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई हमें? अरे भाई, जब हमने वोल्टेज पढ़ लिया है तो फिर हम जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया है, विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया है, तो फिर इसका दूसरा रूप बनाने की हमें जरूरत कहां पड़ी? तो इसका जवाब है, ध्यान से देखो, जो वोल्टेज है, यानी वोल्टेज ही लिख रहा हूं मैं विभव को, वोल्टेज है वो विद्युत क्षेत्र का कौन सा रूप है? अदिश रूप। वोल्टेज है वो कौन सा रूप है? अदिश रूप है। अदिश रूप में दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होगा, केवल इसका मान होगा, केवल इसकी वैल्यू होगी। ठीक है। इस कारण इसे हम इजी वे में यूज कर सकते हैं। इस कारण इसे इजी वे में यूज किया जा सकता है, या फिर यह कह सकता हूं कि अगर आप
वोल्टेज को काम में लेते हो तो आपकी जो कैलकुलेशंस है वो इजी बन जाएगी। कारण क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है तो दिशा आपको ज्ञात नहीं करनी पड़ेगी, और दिशा ज्ञात नहीं करनी पड़ेगी तो इसका मतलब आपकी जो गणना है वो थोड़ी छोटी हो जाएगी। डायरेक्ट सीधे एक जो अपनी बीजगणित है उसके अकॉर्डिंग आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हम विद्युत क्षेत्र के स्थान पे हम किसका प्रयोग करना चाह रहे हैं, वोल्टेज का। ठीक है, अब सवाल उठा कि वोल्टेज होता क्या है, वोल्टेज होता क्या है। तो देखो मैं आपको एक चीज बताऊं यहां पर कि हमारी जो पृथ्वी है या हम खुद हैं वो सब के सब चलते हैं एनर्जी के पीछे। हम सब किसके पीछे चलते हैं, एनर्जी के पीछे। जैसे अपने आप को ही ले लो कि जब तक हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा है तब तक हम घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, जो भी अपनी एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज संपन्न कर रहे हैं। ठीक है, जिस दिन एनर्जी खत्म उस दिन चार कंधों की आवश्यकता, लोग बोल देंगे राम नाम सत्य है। ठीक है, इसलिए अपना शरीर काम तब तक कर रहा है जब तक अपने पास ऊर्जा है, हमारी पृथ्वी तब तक है जब तक पृथ्वी के पास ऊर्जा है, सूरज का अस्तित्व तब तक है जब तक इसके पास क्या है, ऊर्जा है। तो हर चीज है वो किसके पीछे चल रही है, हर चीज चल रही है किसके पीछे, ऊर्जा के पीछे। ठीक है, तो यहां पर ये जो वोल्टेज है वो वोल्टेज भी एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। वोल्टेज भी एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। लेकिन अब ये ऊर्जा कैसे हमें मिल रही है, कौन सी ऊर्जा है, इन सब के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, तो इन सब बातों को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, समझना सब लोग ध्यान से, बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल है। आज की जो क्लास होगी उसमें केवल यही समझ पाएंगे हम कि वोल्टेज या विद्युत विभव या विभवांतर किसे कहा जाता है। ठीक है, ध्यान देना, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे। ये मान लीजिए कि आपका एक ब्रह्मांड है, ये आपका क्या हो गया, ब्रह्मांड है। ठीक है, इस ब्रह्मांड के अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें पड़ी हैं। जैसे सपोज करो ये धरातल है, ये क्या हो गया आपका धरातल, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये हो गया धरातल। इस धरातल के ऊपर अपने जैसे बहुत सारे जीव जंतु पड़े रहते हैं। ठीक है, फिर धरातल से ऊपर आए, ये हवा हो गई, फिर और ऊपर गए और इस प्रकार स्थितियां बदल रही हैं। ब्रह्मांड के अंदर अलग अलग स्थितियां हैं। ठीक है, अब सवाल कभी सोचा आप लोगों ने कि हम धरातल पर ही क्यों रह रहे हैं, हवा में क्यों नहीं रह रहे हैं? तो इसका जवाब है कि ब्रह्मांड के अंदर प्रत्येक बिंदु की, ब्रह्मांड के अंदर प्रत्येक बिंदु की अपनी निश्चित, ब्रह्मांड के अंदर प्रत्येक बिंदु की अपनी निश्चित ऊर्जा होती है। ब्रह्मांड के अंदर प्रत्येक बिंदु की अपनी निश्चित क्या होती है, ऊर्जा। ठीक है, और इसी ऊर्जा को उस बिंदु की कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। उस बिंदु की क्या कहा जाता है, स्थितिज ऊर्जा। भाई ब्रह्मांड है तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी स्थितियां हैं, ये भी स्थिति है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बहुत सारी ढेर सारी स्थितियां हैं, अनंत स्थितियां हैं। ठीक है, और प्रत्येक स्थिति की अपनी एक निश्चित ऊर्जा है और उस स्थिति की ऊर्जा को कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। उस स्थिति की ऊर्जा को क्या कहते हैं हम, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब यदि आपके पास उस बिंदु पर रहने के लिए आवश्यक स्थितिज ऊर्जा है तो आप वहां पर रहेंगे, और यदि उससे कम या ज्यादा है तो आप उस बिंदु पर, उस स्थिति पर कभी भी नहीं रह सकते। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर अभी इतनी स्थितिज ऊर्जा है कि हम धरातल पर रह सकते हैं, इसलिए हम चुपचाप कहां पड़े रहते हैं, धरातल पर। यदि अपनी ऊर्जा को बढ़ाया जाए, अपनी स्थितिज ऊर्जा को बढ़ा दिया जाए तो हम आकाश में भी रह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अलग सब्जेक्ट हो गया, अलग पॉइंट हो गया। लेकिन मैं बात ये कह रहा हूं, मुद्दा सिर्फ इतना सा है, क्या है कि ब्रह्मांड के प्रत्येक कण की, प्रत्येक स्थिति की, प्रत्येक बिंदु की अपनी एक निश्चित ऊर्जा है और उस ऊर्जा को कहा जाता है उस बिंदु की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है,
उस बिंदु पर रहने के लिए हमें उतनी ही स्थितिज ऊर्जा चाहिए। यदि उससे कम या ज्यादा स्थितिज ऊर्जा हमारे पास में है तो हम वहां पर नहीं रह सकते। ठीक है, अब जैसे और मैं दूसरा एग्जांपल लेके आपको थोड़ा सा और डिटेल में इस बात को समझा देता हूं, ध्यान से देखना। छोटी सी बात है, वापस से मान लीजिए कि ये मेरे पास दो स्थितियां हैं, ये पहली स्थिति और ये दूसरी स्थिति। ये हो गई नंबर 1 पोजीशन और ये हो गई दूसरी पोजीशन। ठीक है, पहली स्थिति की जो स्थितिज ऊर्जा है उसे हमने लिख दिया U, इसे ए बी मान लेते हैं कि जैसे ये ए स्थिति है और ये हमने मान ली बी स्थिति। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा को U से डिनोट करते हैं, तो ए की स्थितिज ऊर्जा हो गई UA और बी की स्थितिज ऊर्जा हो गई UB। ठीक है, अगर आप, ये शर्त हो गई इफ, ठीक है, अगर आप ए पर रहना चाहते हैं, इस स्थिति में रहना चाहते हैं, यदि आप इस स्थिति में रहना चाहते हैं तो आपकी एनर्जी, आपके पास ऊर्जा किसके बराबर होनी चाहिए? यूए के बराबर। ठीक है, और यदि आप बी पर रहना चाहते हैं तो शर्त हो गई कि इफ आपकी एनर्जी, अगर आपकी एनर्जी यूबी के बराबर है तो आप कहां पर रहेंगे? बी पर रहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार यदि आप ए पर पड़े हैं और बी पर जाना चाहते हैं और साथ में आपको पता है कि बी की एनर्जी ए की एनर्जी से ज्यादा है, तो आपको बाहर से एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, आपको बाहर से एनर्जी ग्रहण करनी पड़ेगी। ठीक है, और यदि बी पर थे आप और ए पर आना चाहते हैं तो आपके पास अतिरिक्त ऊर्जा है और उस अतिरिक्त ऊर्जा का आपको क्या करना पड़ेगा? उत्सर्जन, तभी आप किस पर रह पाएंगे? ए पर। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ब्रह्मांड की प्रत्येक स्थिति की अपनी एक निश्चित ऊर्जा है, उस ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। दो स्थितियों के मध्य की ऊर्जाओं का, स्थितिज ऊर्जाओं का जो अंतराल होगा, उसी अंतराल के आधार पर डिसाइड होगा कि कोई भी जो कण, पिंड, वस्तु जो भी है वो कहां पर रहेगा। ठीक है, अब यही चीज हम आवेशों के ऊपर लागू कर दें, यदि यही शर्त हम किसके ऊपर लागू कर दें? आवेश पर, तो फिर इसे स्थितिज ऊर्जा के रूप में डिनोट करने की बजाय हम इसे किसके रूप में डिनोट करने लग जाएंगे? वोल्टेज के रूप में। तो बड़ी सिंपल सी बात आ गई, आपको पता चल गई क्या? कि अगर किसी पिंड की बात करें तो पिंड की स्थिति को दर्शाने के लिए या पिंड की स्थितिज ऊर्जा, पिंड की स्थिति को दर्शाने के लिए स्थितिज ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, जबकि यदि पिंड के स्थान पे आवेश की बात हो तो उसकी ऊर्जा को डिनोट करने के लिए हम वोल्टेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो समझना इस बात को कैसे। अब हम बात करते हैं वोल्टेज की, विभवांतर की। ठीक है, मान लीजिए हम लोगों ने पहले ही कह रखा है कि वोल्टेज है वो विद्युत क्षेत्र का ही एक सदिश, विद्युत क्षेत्र का ही एक अदिश रूप है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास में विद्युत क्षेत्र होना चाहिए। तो सपोज करो कि ये मेरे पास इस डायरेक्शन में एक विद्युत क्षेत्र है, इस दिशा में मेरे पास एक क्या पड़ा है? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र हो गया सदिश ई। ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर मेरे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट हो गया बी। ये वाला पहला पॉइंट हमने मान लिया, ये वाला तो हो गया ए और ये वाला हो गया पॉइंट बी। जैसा कि हमने पढ़ा है क्या कि प्रत्येक पॉइंट की अपनी स्थितिज ऊर्जा होगी, इसलिए ए पॉइंट की स्थितिज ऊर्जा यूए, बी पॉइंट की स्थितिज ऊर्जा हो गई यूबी। ठीक है, अब मेरे पास एक आवेश पड़ा है जिसका मान है क्यू नॉट। एक आवेश पड़ा है मेरे पास, कितना? क्यू नॉट। इस आवेश को मैं ए से बी तक लाना चाहता हूं। इस आवेश को मैं कहां से कहां तक लाना चाहता हूं? ए से बी तक। ठीक है, तो जब ये ए पर पड़ा है तो इसकी ऊर्जा है यूए, बी पर आएगा तो इसकी ऊर्जा बन जाएगी यूबी। तो ऊर्जाओं का क्या होगा? अंतराल। ठीक है, तो ये ऊर्जा का अंतराल कितना होगा? मैंने मान लिया, मैंने क्या माना? सपोज दैट हमने क्या माना
कि यू बी ज्यादा है, किससे ज्यादा है, यूए से। ठीक है, तो इस आवेश को ए से बी तक जाने के लिए, ए से बी तक जाने के लिए ये ज्यादा है ये कम है, तो बाहर से ऊर्जा ग्रहण करनी पड़ेगी, इसे बाहर से क्या लेनी पड़ेगी, ऊर्जा। अब ये कितनी ऊर्जा लेगा, ये ऊर्जा लेगा दोनों स्थितियों की ऊर्जाओं के अंतराल के बराबर। ठीक है, तो दोनों स्थितियों की ऊर्जाओं का जो अंतराल होगा उसे मैंने लिख दिया डेल्टा यू बराबर क्या होगा, यू बी माइनस यू ए। सही है बात अपनी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि क्यू नॉट आवेश को, क्यू नॉट आवेश को ए से बी तक, ए से बी तक ले जाने हेतु, ए से बी तक ले जाने हेतु आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा बराबर कितना हो गया, डेल्टा यू। और डेल्टा यू का मान रखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, यू बी माइनस यू ए। ठीक है, अब आपकी कार्य ऊर्जा परमे कहती है, वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा परमे, कार्य ऊर्जा परमे क्या कहती है कि अपने आप कुछ नहीं होता, ऊर्जा है तो काम करना पड़ेगा, काम किया है तो क्या खर्च किया आपने, ऊर्जा। ठीक है, तो यहां से जब आप इस आवेश को ए से बी तक लाओगे तो लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य, कार्य में क्या खर्च होगी, ऊर्जा। ऊर्जा कहां से मिल रही है, ये वाली ऊर्जा या इन दोनों ऊर्जाओं का अंतराल। तो मैं लिख सकता हूं कि ये जो किया गया, ये जो ऊर्जा का अंतराल है डेल्टा यू, ये किसके बराबर हो गया, किए गए कार्य के बराबर। कार्य कहां से कहां तक हो रहा है, ए से बी तक। तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा यू बराबर हो गया डब्ल्यू ए बी। तो अब इसी थ्योरी को हम थोड़ा सा ऐसे भी मोल्ड कर सकते हैं। देखिए इधर लिख देता हूं, पहुंच गए लगभग लगभग टारगेट के ऊपर हम, बड़ी आसानी से मैंने आपको समझा दिया है। क्या लिख सकते हैं, इसलिए क्यू नॉट आवेश को, क्यू नॉट आवेश को ए से बी तक लाने हेतु, लाने हेतु किया गया कार्य, ए से बी तक लाने हेतु किया गया कार्य बराबर क्या हो गया, डब्ल्यू ए बी। इसलिए इकाई आवेश को ए से बी तक लाने हेतु किया गया कार्य क्या होगा, डब्ल्यू ए बी बटा क्यू नोट। और ये डब्ल्यू ए बी बटा क्यू नोट है, इसी को उस बी बिंदु का क्या बोला जाता है, उसी को बोलते हैं उस बी बिंदु का विद्युत विभव। या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, इसलिए ये किया गया कार्य, इसे लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए बराबर हो गया डब्ल्यू ए बी बटा क्यू नोट। इसे ऐसे गणितीय रूप से लिख सकते हैं। अब देखो, अगर ये आपका जो ए पॉइंट है वो कहां पर रहे, अनंत पर, ए पॉइंट कहां पर रहे, अनंत पर, तो उस स्थिति में अनंत के ऊपर मानने के कारण अनंत पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी या अनंत पर जो वोल्टेज होगा उसका मान सदैव 0 माना जाता है। इसलिए हमने अनंत की स्थिति का चुनाव किया। इसलिए मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, इफ अगर ए कहां पर पड़ा है, अनंत पर, तो इसलिए वी ए बराबर होगा 0। ठीक है, इसलिए हमारे पास में क्या बचा, ये हो गया वी बी माइनस 0 बराबर डब्ल्यू ए की जगह अनंत बी और बटा में हो गया क्यू नोट। तो ये बचा आपके पास वी बी बराबर डब्ल्यू बी बटा क्यू नोट। तो बी बिंदु का वोल्टेज हो गया वी बी बराबर डब्ल्यू बी बटा क्यू नोट। सामान्य तरीके से लिखें तो डब्ल्यू बराबर, ये सॉरी, सामान्य रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा वी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू नोट। तो यहां से अगर हम डेफिनेशन बनाए तो डेफिनेशन बन जाएगी, शर्त बन जाएगी, इफ क्यू नोट इक्वल्स टू 1 कूलम देन, अब क्या बना, V बराबर W। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी इकाई कूलाम धनावेश, ये पॉजिटिव है, यदि किसी इकाई कूलाम धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक बिना गतिज ऊर्जा परिवर्तन के लाने हेतु
किया गया कुल कार्य बिना गतिज ऊर्जा परिवर्तन के लाने हेतु किया गया कुल कार्य क्या कहलाता है? उस बिंदु का विद्युत विभव। उस बिंदु का क्या कहलाता है? विद्युत विभव। ठीक है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना कि ये जो इकाई कूलाम आवेश है, एक कूलाम आवेश है, उसको आप अनंत से लेकर आए। कहां से लेकर आए? अनंत से। कहां तक लाए? विद्युत क्षेत्र में लाए, और बिना गतिज ऊर्जा परिवर्तन के लाए, कि आपने उसकी गतिज ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं किया है, तो उस स्थिति में किया गया कुल कार्य ही उस बिंदु का क्या कहलाता है? विद्युत विभव। उस बिंदु का क्या कहलाता है? विद्युत विभव। ठीक है, तो चलो यहां से विद्युत विभव की परिभाषा बन गई V बराबर W बटा क्यू नॉट। तो अब इस वोल्टेज के बारे में हम और बातें देख लेते हैं। देखिए और क्या क्या हमें पता है, वो दो तीन बातें जो हर नई भौतिक राशि के बारे में हमें पता करनी होती है, वो सारी तो हमें करनी पड़ेगी। नंबर एक, पहले सबसे पहले विद्युत विभव का सूत्र बनाया, V बराबर हो गया हमारे पास में W बटा क्यू नॉट। ठीक है, दूसरी बात, अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है? SI मात्रक, SI यूनिट ज्ञात करनी है इसकी। तो SI यूनिट ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे? वोल्टेज का मात्रक चाहिए तो कार्य का मात्रक बटा आवेश का मात्रक। आप जानते हैं कार्य का मात्रक हो गया जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, जूल प्रति कूलाम, और इसे ही कहा जाता है वोल्ट। इसे ही क्या बोला जाता है? वोल्ट। तो विद्युत विभव का SI पद्धति में मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम, या दूसरा मात्रक हो गया इसका वोल्ट। ठीक है, तीसरी बात, नंबर 3, विमीय सूत्र। विद्युत विभव का हमें क्या निकालना है? विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र निकालने का तरीका मैंने बहुत बार बताया है। सबसे पहले बड़ा कोष्टक, बड़े कोष्टक में लिख दो MLT, इसके आगे यदि हमें आवश्यकता पड़ेगी तो और ऐड कर लेंगे हम। ठीक है, देखिए इनकी पावर्स लगानी है, तो मूल राशि, मूल मात्रकों में चेंज करो। हमारे पास मात्रक पड़ा है वोल्ट, अब वोल्ट का पता नहीं है तो वोल्ट की जगह लिख सकते हैं जूल बटा कूलाम। ठीक है, देखो कूलाम का तो हमें पता है, जूल को पढ़ा रहने दो एक बार। कूलाम, कूलाम का मात्रक, कूलाम को क्या लिख सकते हैं? एम्पियर इंटू सेकेंड। क्यों? क्योंकि देखिए I बराबर होता है Q बटा T, तो Q बराबर I इंटू टी। तो Q की जगह तो हो गया कूलाम, I की जगह एम्पियर इंटू सेकेंड, कूलाम की जगह एम्पियर इंटू सेकेंड। दूसरा, अब हमें किसको कन्वर्ट करना है? जूल को। तो जूल को कन्वर्ट कैसे करें? कार्य। जूल किसका मात्रक है? कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो रख दीजिए यहां, तो ये तो चल रहा है जूल, बल का मात्रक न्यूटन, ये तो हो गया न्यूटन, न्यूटन की जगह हो गया किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, इंटू विस्थापन का मात्रक मीटर। सरल करेंगे तो ये हो गया किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड की पावर -2, रख दीजिए। तो वोल्ट, वोल्ट की जगह किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड की पावर -2, फिर बटा में एम्पियर इंटू सेकेंड। इनको भी ऊपर ले जाओ, ऊपर लेकर जाएंगे तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड की पावर -3 और एम्पियर की पावर -1 रख दीजिए यहां पर। m की पावर 1, l की पावर तो 2, t की पावर -3, a की पावर -1। ये हो गया वोल्टेज का विमीय सूत्र। ठीक है, कोई समस्या यहां तक? तो ये तो था विद्युत विभव, ये SI मात्रक, और ये हो गया विमीय सूत्र। अब देखो अगला सवाल क्या है यहां पर। अगला सवाल है, हमने ये तो कह दिया कि विद्युत विभव का जो SI मात्रक है वो वोल्ट हो गया, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि 1 वोल्ट विद्युत विभव किसे कहते हैं? आपको पूछ लिया जाए कि 1 वोल्ट विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो 1 वोल्ट विद्युत विभव की डेफिनेशन कैसे बनाएंगे हम? देखिए हमें परिभाषा बनानी है 1 वोल्ट विद्युत विभव की। 1 वोल्ट विद्युत विभव की परिभाषा बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? देखिए विद्युत विभव के लिए आप लोगों ने क्या पढ़ा? विद्युत विभव के लिए पढ़ा V बराबर W बटा क्यू नॉट से। ठीक है, मुझे V का मान चाहिए, कितना? 1। तो कैसे निकालूंगा? V बराबर 1 कैसे आएगा?
मैं शर्त लगा देता हूं, इफ यदि W बराबर 1 जूल और Q नॉट बराबर 1 कूलाम, देन तो इसलिए ये दोनों वैल्यू यहां रखेंगे तो V बराबर 1 जूल बटा 1 कूलाम बराबर 1 जूल प्रति कूलाम, या लिख सकते हैं 1 वोल्ट। ठीक है, तो अब बना दो परिभाषा, क्या होगी, ये लो कि इकाई कूलाम धनावेश को अनंत से, इकाई कूलाम धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने हेतु कितना कार्य करना पड़े, 1 जूल काम करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु का विद्युत विभव क्या कहलाता है, उस बिंदु का विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि किसी इकाई कूलाम धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने हेतु किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो उस बिंदु का विद्युत विभव क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट। ठीक है, ये तो बात हुई विद्युत विभव की। अब देखो विद्युत विभव के सिमिलर एक दूसरा पॉइंट और है जिसे कहा जाता है विभवांतर, इसे इंग्लिश में कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, इसे इंग्लिश में कहते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, विभवांतर, विभवांतर नाम से ही पता चल रहा है, विद्युत दो बिंदुओं के विद्युत विभव का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर। जैसे मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र में ये 2 पॉइंट पड़े हैं, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, ए का वोल्टेज है VA, बी का वोल्टेज है VB, तो VA में से VB को घटाऊं या VB में से VA को घटाऊं तो इसे बोला जाएगा विभवांतर, इसे क्या बोलेंगे हम, विभवांतर। ठीक है, ये था इस चैप्टर की एक बेसिक सी बात। तो बेसिक बात क्या थी कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, विद्युत विभव का सिंपल सा मीनिंग इतना ही है कि विद्युत विभव का मतलब है कि 1 कूलाम आवेश को आप अनंत से लेकर आए, कहां लेकर आए, विद्युत क्षेत्र में लेकर आए, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लेकर आएंगे तो लाने हेतु से उसे लाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, और जो कार्य आपको 1 कूलाम आवेश को लाने में करना पड़ेगा उस कार्य को उस बिंदु का कहा जाता है विद्युत विभव, उस कार्य को उस बिंदु का क्या कहते हैं, विद्युत विभव। ठीक है, फिर हमने देखा कि विद्युत विभव है उसका सूत्र बन गया V बराबर W बटा Q नॉट, विद्युत विभव है उसका ऐसा ही पात्रक बन गया वोल्ट, V में ये सूत्र निकाल दिया, और फिर हमने पढ़ लिया विद्युत 2 बिंदुओं के विद्युत विभव का अंतराल, यानी जिसे हमने कहा विभवांतर। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये इस चैप्टर की बेसिक बात थी। अब इसके आगे जो पॉइंट होंगे उनमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, यूं मान लीजिए कि अगले 5-7 क्लास के अंदर ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।